हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है बेसिकली हमारा थर्ड सेशन ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। पिछले सेशन में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और जो हम अभी अपना एक सेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले दो चैप्टर्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, की मेट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं इनके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए केपीआईज क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा अपनी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग फनल है उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव्स और किस तरीके कार से इस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, कल का जो हमारा सेशन होगा वो प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर्स का ही सेशन होगा, ठीक है। सो हमारा जो थर्ड चैप्टर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग फनल। तो फनल्स क्या होती हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में? एक स्ट्रक्चर जिस पे आप अपने कस्टमर्स को पार करते हो या अपने कस्टमर्स को आप इंगेज करते हो। और ये स्टार्ट होती है आपकी अवेयरनेस से और एंड होती है आपकी सेल से, आपकी कन्वर्जन से, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको फनल का बोलूँ तो ये कोई फिजिकल फनल नहीं है या कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। इट्स जस्ट कि आप अपनी ऑडियंस को कहाँ पे किस तरीके कार से रीटारगेट करते हो, उनको कहाँ पे लैंड करवाते हो, और अपने फेसबुक के ऊपर या मेटा के ऊपर या इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ऑडियंस को बिल्डअप करते हो, ठीक है। तो वो आपके एक वर्चुअल फनल से क्रिएट हो जाती हैं जिसके एजम्पशन के बेस के ऊपर आप उनको रीटारगेट कर रहे हो, आप उनको ऐड दिखा रहे हो या अपने ऐड स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, ठीक है। इसकी बेसिक समझना ज़रूरी है। ऐड स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है अगर आपको इसकी बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो, ठीक है। अच्छा, आपके जो फनल्स हैं उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ये है अवेयरनेस का। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने अपने कस्टमर्स को, ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड के इंट्रोडक्शन करवाना है, अपने ब्रांड की एड्स को दिखाना है, ठीक है। अपनी रीच करनी है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, एंगेजमेंट करनी है, वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, ठीक है। तो आपके ऐड टाइप्स क्या होंगे? आपके गूगल के ऊपर डिस्प्ले ऐड लगेंगे, आपके सोशल मीडिया एड्स जिसमें मैंने बताया एंगेजमेंट है, इम्प्रेशंस है, रीच है, ब्रांड रिकॉल है, ठीक है। तो ये आपके अवेयरनेस में आएंगे। कंसिडरेशन के अंदर के अब उनको हम सेकेंड लेवल के ऊपर लेके जाते हैं कि जिसमें अब हम उनको ऐड दिखाने के बाद अब इंगेज करना शुरू करेंगे और अपने कस्टमर को एजुकेट करना शुरू करेंगे। आपके ब्रांड की एजुकेशन क्या होगी आपके कस्टमर्स के लिए कि आप क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस बेच रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी उस दिन भी कि यार मोबलिंक, जैज, यूफोन, टेलीनॉर, वारिद, जोंग, ये क्या बेच रहे हैं, ठीक है। आपको इसको शायद स्टडी करने की पाकिस्तान में किसी भी बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती। जैज़ कैश क्या है, इजी पैसा क्या है, किसी को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन लोगों ने इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग की है, इतनी ब्रांड अवेयरनेस की है, ठीक है, अपने ब्रांड के ऊपर, कि हर बंदे को इनके ब्रांड की नॉलेज है, ठीक है। अगर आप अपनी कोई ऐसी सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी ब्रांड एजुकेशन करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप सर्च की ऐड चलाते हो, इसमें आप रीटारगेटिंग की ऐड चलाते हो और कंटेंट मार्केटिंग करते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड है कंटेंट मार्केटिंग। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग ये आपके एड्स जो कि कंटेंट वाइज कस्टमर के लिए एंगेजिंग होते हैं, जिस कंटेंट से आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में मालूम हो रहा है, जिन जो कि वो इंगेज हो रहे हैं या उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब कंटेंट मार्केटिंग आपके टेक्स्ट के थ्रू होती है, कैप्शंस के थ्रू होती है, आपके आर्टवर्क के थ्रू होती है, और आपके वीडियोस के थ्रू होती है, ठीक है। वो किस भी लेवल की वीडियोस है, वो किस भी लेवल का कंटेंट है, आप उस कंटेंट के ऊपर उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है। अब इसके केपीआईज जो आप मैयर करते हो वो आपके होते हैं क्लिक थ्रू रेशो, ठीक है, आपके वेबसाइट विजिट, आपके वीडियो व्यूज और एंगेजमेंट्स। फिर आपका तीसरा पार्ट होता है कन्वर्जन्स, जिसमें आप
डायरेक्टली कस्टमर को ऐड दिखाते हो बाय नाउ के साथ, सीटीए के साथ। सीटी होता है कॉल टू एक्शन। ठीक है, आप किसी इमेज के ऊपर देखते हो शॉप नाउ लिखा होता है, बाय नाउ लिखा होता है, तो बेसिकली वो सीटीए है। ठीक है, कॉल टू एक्शन है। फाइनल टच ऑफ फाइनल सेंड। ठीक है। सो आप उनको डायरेक्टली एड्स चला रहे हो जिसमें आप सेल कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव सेल के हैं, आपको उसे डायरेक्टली सेल्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप गूगल के शॉपिंग एड्स चलाते हो, लीड फॉर्म चलाते हो, या आपके डायरेक्ट बाइंग जो वेबसाइट के ऊपर, आपकी शॉपिफाई के ऊपर बाय नाउ हो रहा है। ठीक है, उसको टारगेट करते हो, उसको ऑब्जेक्टिव करते हो या उसको मेजर करते हो। और इसमें जो हमने केपीआईज मेजर करने हैं वो हमारी कन्वर्जन रेट है, कॉस्ट पर ऑर्डर है, कॉस्ट पर एक्विजिशन है और सेल्स है। और तीसरा जो आपका फनल का पार्ट होता है, चौथा सॉरी, उसमें आप रीटारगेट करते हो कस्टमर्स को अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू, रीमार्केटिंग के थ्रू, अपने पोटेंशियल बायर्स को रिटर्निंग कस्टमर बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके डिफरेंट तरीके कार होते हैं। एक उसका बेसिक तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग का, एसएमएस का, व्हाट्सएप का। ठीक है, आप अपनी डेटाबेस को ही मैसेज भेज रहे हो। ईमेल मार्केटिंग उन कस्टमर्स को कर रहे हो जिन्होंने आपसे बाय किया हुआ है। एसएमएस, व्हाट्सएप या वो एडवर्टाइजमेंट आप उन कस्टमर्स को सिर्फ दिखा रहे हो कि जो कि ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार मैंने 2 महीने पहले फरवरी के अंदर एक अपनी लॉन्च किया वेबसाइट के ऊपर, कपड़ों का एक ड्रॉप किया। ठीक है, अब मैंने उस ऑडियंस को बिल्ड कर लिया। मैंने आज दोबारा अपने एक न्यू कलेक्शन को लॉन्च किया, तो सबसे पहले मैंने उस ऑडियंस को सेलेक्ट किया जिसने मुझसे पिछली कलेक्शन लॉन्च पे बाइंग की थी। ठीक है, तो मैंने उस कस्टमर की डेटाबेस को सबसे पहले टारगेट किया कि यार वो मेरे रिटर्निंग कस्टमर हैं, वो कस्टमर्स हैं जो कि मुझसे दोबारा बाइंग करेंगे या मुझसे दोबारा से चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके थोड़े से फनल्स बनते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को माइंड में रखना। और जिस टाइम हम एग्जैक्टली फेसबुक के ऊपर ऐड वगैरह चला रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, फिर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन स्टेजेस कौन से होते हैं? ठीक है, या आपने अपने बिजनेस मॉडल को, अपने एडवर्टाइजमेंट चैनल्स को, अपने एड्स को किस तरीके कार से ऑप्टिमाइज करते हो, और ऑप्टिमाइजेशन की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपकी स्टेज होती है अवेयरनेस की, जहाँ से आप अवेयरनेस के ऐड चला रहे हो। तो आपने अवेयरनेस में, एडवर्टाइजमेंट में जस्ट कीप इन माइंड कि यार वो नॉलेज दो कस्टमर्स को जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, या वो नॉलेज दो जो कि कस्टमर के लिए बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, जिसमें एक फोमो क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। जैज़ ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, इन्होंने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए थे शायद, या इंटरनेट डिवाइसेस लॉन्च की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक ये 2018-19 की बात है। मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए थे या इन्होंने डिवाइसेस लॉन्च की थी। अब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्या किया था कि पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड्स के ऊपर ब्लैक बिल बोर्ड्स, और ऊपर एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ था कमिंग सून। बड़ा सा एक्स लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कमिंग सून। लोगों ने उसके कलर और उसके फॉन्ट से आइडिया लगाना शुरू किया कि यार ये जैज़ का कोई एडवर्टाइजमेंट है। अब किसी को कुछ नहीं पता ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, सेम शुरू किया ऑनिक ने। ठीक है, वो आपको 3 से 4 महीने तक यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ ऐड चलाते रहे कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी तस्वीर और उसकी आंख पे वो ओ का साइन बना हुआ है, और ऑनिक कमिंग सोन, कि ऑनिक कुछ है जो कि आ रहा है। रिक्वेस्टेबिलिटी रेट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये उसने अवेयरनेस करना शुरू की। ठीक है, अब जो लोग उस ऐड को देख रहे हैं, जो उसके साथ एंगेज हो रहे हैं, जो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार ये क्या है, क्या चीज़ लॉन्च हो रही है, क्या चीज़ आ रही है, उसको रीटारगेट करना शुरू किया
अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को रिवाइव करके, रिवील करके, सॉरी, ठीक है, कि उसको रिवील करना शुरू किया। ये जो एक्स लिखा हुआ था, ये किसी डिवाइस का नाम था। ये जो ऑनिक नाम है, ये बेसिकली एक सिम बेच रहा है, या कोई ये सिम सर्विस है, जो मतलब एक्स वाई जो भी उसकी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड फेज पे उसको रिवाइव करना शुरू किया, रिवील करना शुरू किया। तीसरे फेज के ऊपर लोगों को ऑफर्स दी कि यार पहले 1,000 कस्टमर्स के लिए 50% ऑफ है, या हमारे पास सिर्फ 1,000 प्रोडक्ट्स हैं, जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएंगी। इस तरह की टाइम डील्स देना शुरू की ताकि लोग उसको जल्दी से बाय करें, ठीक है। बाय करने के बाद कस्टमर को रिटेंशन मॉडल के ऊपर लेके आना, ठीक है। रिटेंशन मॉडल आपकी सर्विस के हवाले से, हाँ, आपकी सर्विस के हवाले से या आपकी प्रोडक्ट के हवाले से आपका रिटेंशन मॉडल बनता है। अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो मेरे लिए रिटेंशन वो है कि जिसने पिछली कलेक्शन में बाय किया वो इस दफ़ा कलेक्शन में बाय करे, ठीक है। वो मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी से, डिज़ाइन से, आफ्टर सेल सर्विस से, कंप्लेंट्स अगर कोई होती है तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ। इन तमाम चीज़ों में अगर वो खुश होता है तो वो दोबारा बाय करेगा। अगर उसको पहली दफ़ा इतना घटिया मैंने सूट भिजवा दिया जिसका कोई डिज़ाइन नहीं था, दिखा कुछ रहा हूँ, भिजवा कुछ रहा हूँ, प्राइस बहुत महंगी, एक्स वाई जी, ठीक है, वो कंप्लेन करता मर गया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो दोबारा मुझसे बाय नहीं करेगा। तो रिटेंशन के लिए मेरे पास क्या सोल्यूशंस हैं, उसके लिए मैं क्या उसको किस तरीके कार से सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। या अगर मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ तो मैं उस सर्विस को रिटेन कर रहा हूँ और उसको मैं अपस्केल कर रहा हूँ। मैंने एक कस्टमर को बोला, यार मैं तुम्हें एक लोगो बना के देता हूँ, ठीक है। उसने बोला यार ठीक है, $5 लोगो बना के दे दो। अब मैं उसको रिटेंशन मॉडल पे कैसे लेके आ रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार अपने वेबसाइट के बैनर्स भी मुझसे बनवाओ, मैं आपको बड़े अच्छे बैनर्स बना के दूंगा, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बना के दूंगा, आपकी मैं वेबसाइट सेट करके देता हूँ, आपको मैं फेसबुक के लिए एड्स बना के देता हूँ, आपको मैं फेसबुक के ऐड लगा के देता हूँ, आपको मैं सेल्स ला के देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि कस्टमर सिर्फ एक काम के लिए आता है और हम उससे 50 काम अपने और बेच देते हैं। बट विद टाइम के हिसाब से, हमारी सर्विस क्वालिटी के हिसाब से और हमारी उस कस्टमर के साथ एंगेजमेंट के हिसाब से, तो हर सर्विस या प्रोडक्ट के एक रिटेंशन मॉडल होता है, ठीक है, कि कस्टमर आपके पास रिटेन हो रहा है। अब वो डिफरेंट तरीके कार से रिटेन हो रहा है, ठीक है। हमने कल एक ब्रांड में तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार कस्टमर्स का डाटा निकाला कि यार ये वो कस्टमर्स है जिसने पिछले 3 साल में 5 दफ़ा या 5 दफ़ा से ज़्यादा हमसे बाइंग की, ठीक है। हमने एक शॉपिफाई का डिस्काउंट कोड बनाया, फ्लैट 30% ऑफ, और वो उनको ईमेल कर दिया। 40-42 हज़ार का डाटा था, ठीक है। जिसमें से अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो तकरीबन हमारे पास 1700-1800 ऑर्डर लैंड हो चुका है उस डिस्काउंट कोड पे, ठीक है। तो ये वो हमारे लॉयल कस्टमर थे जिन्होंने पिछले 2 साल में, 3 साल में हमसे बाइंग की थी या हमसे बाय किया था, ठीक है। अब उनको, ये एक हमारी तरफ से एक लॉयल्टी प्रोग्राम हमने बना लिया कि यार इन कस्टमर्स को डिस्काउंट दें, ठीक है। अब वो कस्टमर का डिस्काउंट उनको पहुंच गया, किसी ने अवेल किया, किसी ने अवेल नहीं किया। नाउ ऑन सेकंड फेज के, अब उसको हम पब्लिक के लिए वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। पहले वो सिर्फ हमारे उन कस्टमर्स के लिए था, उस डेटा के लिए था, उस लिस्ट के लिए था। अब उसको दूसरे सोशल मीडिया पे पब्लिश करना शुरू किया कि यार आम जनता भी आए और उससे उस ऑफर को अवेल कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे से प्लान्स बनाते हो और उसको पब्लिश करते हो। चैप्टर नंबर 4, ओवरव्यू ऑफ प्लेटफॉर्म्स, गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, etc, ठीक है। आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपने एडवर्टाइजमेंट को सेट करते हो या अपने एडवर्टाइजमेंट का एड स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। आपके पास गूगल के ऊपर जो आपका बेस्ट इंटेंट बेस्ड सर्च होता है, और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स की सर्चिंग, विजिट, पीपीसी, डिस्प्ले ऐड, तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गूगल का सबसे फेमस या सबसे करामद नेटवर्क है वो है आपका सर्च, ठीक है, जो कि पीपीसी मॉडल के ऊपर चलता है। पीपीसी मॉडल इज पे पर क्लिक, जितने क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से आप गूगल को पे करोगे। दूसरा होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क या डिस्प्ले ऐड, जिसको आप जीडीएन भी कहते हो, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर, डिफरेंट जगह पे गूगल को वो जगह वेबसाइट का ऑनर अलॉट करता है कि यहाँ पे आप अपने एड्स लगा सकते हो, जिस जिस वेबसाइट के ऑनर को गूगल पैसे देता है, और वहाँ हमारे बैनर लगाने के लिए गूगल हमसे पैसे लेता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट जगह पे आपके बैनर्स लगे होते हैं। आप यूट्यूब खोलो तो आपको साइड पे एक बैनर नज़र आता है जहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट आ रही होती है, और ऊपर टॉप राइट पे, ठीक है, वो एक आपका स्टैटिक बैनर लगा होता है। वीडियो के दौरान एक आपको यूं बार, बम्पर ऐड उसको कहते हैं, वो आपको एक बार सा नज़र आता है, वो एक इमेज होती है, तस्वीर होती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्ले नेटवर्क से आपके ऐड चलते हैं। फिर गूगल शॉपिंग एड्स है, पाकिस्तान में नहीं चलता पर इंटरनेशनल चलता है। ठीक है, अगर आप यूके की, यूएसए की आईपी लगा के आईफोन लिखते हो सिर्फ, या किसी प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, शूज, स्नीकर्स, एक्स वाई जी कुछ भी, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आती हैं नीचे, जो कि अपनी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, उनके रिव्यूज़ क्या हैं। तो वो आपको गूगल शॉपिंग एड्स में आपको डिफरेंट कार्ड्स नज़र आते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही होती है। फिर यूट्यूब के ऊपर, ओ यार छुपा लो, भाई आ गया। एक ये है भाई, यूट्यूब आपके वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो आपके तीन मॉड्यूल्स चलते हैं, ठीक है, एक होता है आपका ट्रैफिक के लिए, दूसरा होता है आपके चैनल बिल्डिंग के लिए, और तीसरा होता है आपके व्यूज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मेन केपीआईज आप गूगल के ऊपर टारगेट कर रहे होते हो, वो आपका सीपीसी है, सीटीआर है, कन्वर्जन रेट है, आरओएएस है, रॉस है। आई डोंट थिंक सो आपको ये टर्मिनोलॉजीज अब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इन चीज़ों के ऊपर इतना डिस्कस किया है कि अब आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। नहीं पता तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। क्यों फ़हीम भाई? अच्छा जी। फेसबुक के ऊपर जो कि आप मेटा एड मैनेजर से जिनको मैनेज करते हो अपने सोशल मीडिया और रीटारगेटिंग और कन्वर्जन ऐड और सेल्स के लिए, कैरोसेल ऐड लगते हैं, स्टोरीज ऐड लगते हैं, लीड जनरेशन के ऐड चलते हैं, कस्टम ऑडियंस है, लुकल लाइक ऑडियंस है, और रीटारगेटिंग विद मेटा पिक्सल्स। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स आपके एंगेजमेंट्स होते हैं, कन्वर्जन्स होती हैं, और रॉस होता है। ठीक है, कैरोसेल ऐड क्या होते हैं कि आपके 10 इमेजेस का एक एल्बम बनता है जिसको कैरोसेल कहते हैं। स्टोरी ऐड जो कि स्टोरी साइज या रील साइज का होता है। लीड जनरेशन के लिए एक फेसबुक का अपना एक पूरा फॉर्म बन जाता है जहाँ पे लीड्स जमा हो रही हैं, और उसका डाटा फिर आपको एक्सेल के अंदर मिल जाता है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस जो कि हम फनल क्रिएशन में सबसे ज़्यादा कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। कस्टम ऑडियंस के यार वो ऑडियंस जो कि मेरे साथ डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट बिहेवियर्स में या डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अटैच है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स सपोज कि मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने पिछले 7 दिन में मेरी वेबसाइट को विजिट किया। ठीक है, एक ऐड आपको, मतलब एक काइंड टाइप ऑफ ऐड कि यार मैंने वो एक्स वाई जी वेबसाइट खोली और मैं फ़ौरन सोशल मीडिया पे आया तो मुझे वही प्रोडक्ट बार बार दिख रही है जो कि मैंने उस वेबसाइट पे देखी थी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने पाक व्हील खोला और या दराज खोला, और मैंने एक प्रोडक्ट को, रेड कलर का एक माउस था, मैंने उस प्रोडक्ट को देखा, ना मैंने बाय किया, ना मैंने ऐड टू कार्ट किया, ना मैंने क्लिक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उस पर क्लिक किया, उस प्रोडक्ट को देखा, और मैं अपने सोशल मीडिया पे गया तो मुझे अगले कितने दिन तक वही रेड माउस का ऐड नज़र आता रहा दराज की तरफ से। ठीक है, तो इसके पीछे का जो पैरामीटर है वो यही है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाते हो। ठीक है, आप फेसबुक को ये इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है जिन्होंने पिछले 1 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 180 दिनों में मेरी वेबसाइट विजिट की, नंबर 1। नंबर 2, या ऐड टू कार्ट किया, या उन्होंने कंटेंट व्यू किया, या मेरी वेबसाइट पे कहीं क्लिक किया, या उन्होंने कुछ बाय किया। ठीक है, या उन्होंने वेबसाइट पे गए और बाय नहीं किया, तो डिफरेंट पैरामीटर्स बनते हैं। लुकल लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुकल लाइक ऑडियंस के आपके बायर्स की तरह के लोग। लुकल लाइक इज अ टर्मिनोलॉजी, एक जैसे दिखने वालों को लुकल लाइक कहते हैं कि दो सके भाई लुकल लाइक एक दूसरे के। ठीक है, दे आर लुकल लाइक।
वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक ने आपके कस्टमर का डाटा उठाया, ठीक है, कि यार ये बंदा है, इसकी एज है 25 साल, ये इसकी एवरेज इनकम लेट्स सपोज 80,000 रुपये होगी, और ये दिन में 10 घंटे फेसबुक पे गुजारता है, ठीक है। अब मैं इसका लुकल लाइक ढूंढता हूँ, इसका लुकल लाइक ऐसा होगा कि यार वो भी किसी बड़े शहर में, लेट्स सपोज ये बंदा लाहौर में रहता है तो वो भी किसी बड़े शहर में रहता होगा, उसकी एज भी 23, 24, 25 साल के करीब होगी, उसकी मंथली इनकम भी 80,000, 90,000 रुपये होगी, उसके बिहेवियर्स भी वही हैं जो इस बंदे के बिहेवियर्स हैं। ये भी फेसबुक पे ऑलमोस्ट उसी तरह के लोगों को फॉलो करता है, ये भी फेसबुक पे इन टाइम्स में ऊपर एक्टिव होता है, इसने लास्ट बाइंग भी उसी टाइप की चीज़ है, उसी कैटेगरी की चीज़ की कि जिसके इसके लोकल लाइक ने की, तो इस तरीके कार से उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ मैच होते हैं, तो वो लोकल लाइक ऑडियंस में ऐड हो जाता है। फिर आप अपने कस्टमर को रीटारगेट करते हो, जिसका मैंने मुझे आपको बताया कि यार उन कस्टमर्स ने जिन्होंने वेबसाइट विजिट की, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, या जिन्होंने बाइंग की, उन्हीं को मेरा ऐड दोबारा से दिखे, तो ये आपका होता है रीटारगेटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका टिकटॉक का। टिकटॉक बेस्ट है जेंजी के साथ और वायरल एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए और ज़्यादा व्यूज़ के लिए। वायरल का मतलब ये नहीं होता कि वो हिट हो जाए, या हर बंदे को उसका पता हो, वायरल का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इट्स मोर व्यूज़, ठीक है। तो आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स में जो सबसे ज़्यादा आपके पास व्यूज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस आएगी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल भी, वो टिकटॉक के पास है इस टाइम, ठीक है। तो टिकटॉक के पास आपके पास इन फीड वीडियो एड्स हैं, जो कि आप स्क्रॉल कर रहे हो और बीच में आपको ऐड नज़र आता है। फिर हैशटैग की एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप किस हैशटैग को फॉलो कर रहे हो, आपने किस हैशटैग की वीडियो देखी है, वो उसका पीछे बैकएंड के ऊपर थोड़ा सिस्टम बनता है, और उस तरह के हैशटैग की वीडियोस फिर आपको दिखाई जाती हैं। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है कि आप डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ एंगेज करते हो, उनको बोलते हो यार आप हमारा वीडियो शाउट आउट बनाओ और अपने प्लेटफॉर्म पे लगाओ, और वो चीज़ आपकी ऑर्गेनिकली बूस्ट कर रही है, परफॉर्म कर रही है। और परफॉर्मेंस बेस्ड, सेल बेस्ड, कन्वर्जन बेस्ड एड्स भी आप टिकटॉक के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें जो आपके मेन केपीआईज हैं, वो वीडियो कंप्लीशन रेट है, कि एक बंदे ने कितना ड्यूरेशन की आपकी वीडियो देखी है, एंगेजमेंट रेट्स के हैं, और बाकी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लिंक्डइन एड्स, जो कि आपके एक हाई टिकट सेल करने के लिए, बेसिकली सर्विस के लिए ज़्यादा आप लिंक्डइन को यूज़ करते हो, ना कि अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। और ये B2B मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, कोई एप्लीकेशन बेच रहे हो, तो आप उसको लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा कर सकते हो, बट लिंक्डइन बहुत महंगा होता है, ठीक है। लिंक्डइन ऐड बहुत एक्सपेंसिव ऐड होता है। अगर मैं फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट कोई 1 रुपए में 3 से 4 लोगों की एंगेजमेंट होगी। 1 रुपए में मेरे जो इम्प्रेशन होंगे वो 15-16 इम्प्रेशन होंगे। 1 रुपए में मेरा जो ऐड की रीच जाएगी, पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो 12-13 लोगों तक जाएगी। लिंक्डइन के ऊपर मुझे तकरीबन 20 रुपए में एक बंदे की ऐड की रीच जाएगी, ठीक है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस पे स्पॉन्सर ऐड चलते हैं आपके कंटेंट के, इन मेल ऐड जो कि आपको लिंक्डइन के इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं। फिर लीड जनरेशन के ऐड चलते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्म होता है और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक ऐड नज़र आता है, और आप उस पर अपना फॉर्म फिलअप करते हो, अपना डाटा पुटअप करते हो, ठीक है। फिर आप इंडस्ट्री वाइज, जॉब टाइटल वाइज, कंपनी साइज वाइज एडवर्टाइजमेंट अपनी टारगेटिंग कर सकते हो कि यार मैं किसको ऐड दिखाना चाहता हूँ। मैं रियल स्टेट की इंडस्ट्री को ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं सीईओज, CXOs और हायर मैनेजमेंट, जिन्होंने लिंक्डइन पे अपने टाइटल डाले होते हैं जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और बिजनेस ऑनर, उन लोगों को, या कंपनी साइज। जिस तरह मैंने अपनी कंपनी का पेज बनाया हुआ है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है यार कितने लोग हैं मेरी इस कंपनी में, तो वो कंपनी साइज के हिसाब से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव बट हाई ROIs। सो रिकैप, हमने एक मॉड्यूल पिछले 2 दिनों में, आज में और कल में, एक मॉड्यूल हम लोगों ने पढ़ा जिसके अंदर मेजर हमारे जो पॉइंट्स थे,
ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेजर ओवर पॉइंट्स वाज कि हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव है, हमारे की मैट्रिक्स क्या हैं, व्हाट इज़ केपीआई, हम किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मैयर कर सकते हैं इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फनल्स क्या हैं, और हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन प्लेटफॉर्म्स को हम कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक बेसिक लेवल की चीज़ें आ गई। अब इसी बेसिक लेवल को हम थोड़ा सा अपने नेक्स्ट सेशन में एडवांस के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, और कुछ रियल टाइम केस स्टडीज़ हैं, जैसे मैंने आज एक छोटा सा प्लान बनाया सोशल मीडिया के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया मिले। ठीक है, कि यार हम किस तरीके कार से अपने प्लान्स बनाते हैं, और उसको फिर हम एग्जीक्यूशन हमारी क्या होती है, और कैसे हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, अभी एक सोशल मीडिया का प्लान था जिसमें हमने चैनल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है, और गूगल है। ठीक है, अब इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो मॉड्यूल हमारा ब्रांड अवेयरनेस, सेल, लिंक्डइन पे इनमेल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, पिंटरेस्ट पे ब्रांड अवेयरनेस है, टिकटॉक पे व्यूज़ ट्रैफिक है, उसके बाद सर्च डिस्प्ले, वेबसाइट ट्रैफिक, लीड्स और यूट्यूब। ठीक है, ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। ऑब्जेक्टिव में वेबसाइट ट्रैफिक है, पोस्ट एंगेजमेंट है, वीडियो व्यूज़ है, रीच है, लीड्स है, गेट कोट, क्योंकि ये एक वेबसाइट है जो कि B2B मॉडल के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये इनके सारे बन गए, गूगल के बन गए आपके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो वीडियो व्यूज़ के, क्लिक के, इम्प्रेशन के, लीड्स के, वीडियो व्यूज़, वेबसाइट ट्रैफिक और चैनल बिल्डिंग। अब ये उसके अंदर आपकी स्पेंडिंग है पर मंथ की USD में, कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे, किस किस ऑब्जेक्टिव पे कितना पैसा लगा रहे हो। ठीक है, और हर ऑब्जेक्टिव की परसेंटेज टोटल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कि लेट्स सपोज हाईएस्ट इज ऑन गूगल लीड्स, 18.1% वहाँ पे लग रहा है, 9% आपका फेसबुक की लीड्स और गेट कोड के ऊपर लग रहा है, और 9% आपका इंस्टाग्राम के ऊपर लीड्स और उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेली स्पेंडिंग कितनी होगी, आपको ऑन एवरेज कितने इम्प्रेशंस आएंगे। ठीक है, ये पैसा स्पेंड करने के बाद आपके ऐड की रीच कितनी होगी, आपके कितनी एंगेजमेंट्स होंगी, आपके लिंक क्लिक्स कितनी होंगी, आपकी वेबसाइट की टोटल ट्रैफिक ऑलमोस्ट कितनी क्रिएट होगी, और कितनी कितनी आपके पास लीड्स आएंगी। ठीक है, आप टोटल इनके पास जो है $1660 स्पेंड करने के बाद एक महीने में ऑलमोस्ट 380 लीड्स आएंगी। अब ये जो सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस सर्विस की एक सर्विस जो कस्टमर इनको ऑर्डर प्लेस करेगा, वो तकरीबन तकरीबन कोई 20 से 22 हज़ार डॉलर का, मतलब सबसे छोटा जो ऑर्डर होगा ना वो $20,000 का होगा। अगर इनके पास 380 लीड्स आती हैं और इसका 10% भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हालांकि इनका कन्वर्जन रेट जो है ना, इनके पास वही लोग लीड में आते हैं या वही लोग उनके फनल में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। स्टिल वी आर ऑन अ वेरी लो स्केल के, अगर 38 कस्टमर भी आती हैं 10% के हिसाब से, तो इनके पास दिस मच अमाउंट दे कैन अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, इसका जो मार्केटिंग स्पेंड निकला वो 2% है, 2.2%। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपने प्लान्स को बनाते हो और फिर आप उनकी एग्जीक्यूशन करते हो। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, 5-7 मिनट हैं हमारे पास टोटल। अगर आप कोई फौरन से सवाल पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क इंस्टेंटली। नहीं, फिर मैं नहीं समझूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ऐड अकाउंट में हम मतलब एक जो पिक्सल होता है उस पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एड्स रन कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मींस कर सकते। एक पिक्सल पे हम। देखो, आप एक पिक्सल को एक वेबसाइट के साथ लगाते हो और एक बिजनेस मैनेजर के साथ लगाते हो। अब वेबसाइट के आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो कि मल्टीपल प्राइस रेंज की हैं। ठीक है, अब आपके पिक्सल अपनी लर्निंग फेसबुक के एल्गोरिदम्स के थ्रू करता है कि यार इनके लिए कौन सी ऑडियंस रेलिवेंट है, किसको ऐड दिखाया जाए, किस प्राइस रेंज का दिखाया जाए।
ठीक है, कि इनकी मैक्सिमम सेल्स आए। फेसबुक का मकसद जो है वो ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला के देना। ठीक है, फेसबुक के एल्गोरिदम्स, फेसबुक का पिक्सल, बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रही हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला के दें। आपका एड मोस्ट रेलिवेंट पर्सन को नज़र आए, उस बंदे को नज़र आए जो कि आपके प्रोडक्ट खरीदने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि आपके पास आज, मेरे पास फेसबुक पे 1,000 स्पेंड करने पे 10 ऑर्डर आएंगे, तो मेरा कल का प्लान ही होगा कि यार मैं 20,000 रुपये स्पेंड करूँ। ठीक है, मैं फेसबुक के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग करूँ, मैं फेसबुक को ज़्यादा पैसे दूँ। फेसबुक ऐड सेल करता है जिससे फेसबुक का रेवेन्यू जनरेट होता है। हाउ डू यू नो व्हाट इज बजट टू आउट, बजट कैसे लगाएं? बजट का मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बताऊंगा कि आपने कितना बजट रखना है, या कितनी कैलकुलेशन रखनी है, या किस हिसाब से रखनी है। ये भी इंशाल्लाह हम आपके मीडिया प्लान वगैरह की वर्किंग में पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हसन भाई। अच्छा उमर भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर कोई न्यू स्टार्टअप है, वो स्टार्ट में टिकटॉक पे जा सकता है, मतलब कि सेल जनरेट करने के लिए? जिस तरह हमें पता है कि मेटा के ऊपर और गूगल के ऊपर सीपीएम और सीपीए हाई होता है स्टार्टिंग में ना, तो उस पे रीच टिकटॉक पे तो मतलब कि लेस एक्सपेंसिव होती है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम पहले टिकटॉक पे जाएं, वहां से हम सेल्स जनरेट करें, रीच लाए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करें, उसके बाद हम बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, या हम स्टार्ट से मेटा पे फोकस करें, उसके बाद हम यार ये बाकी प्लेटफॉर्म? टोटली डिपेंड करता है ऑन योर बजट्स, ऑन योर जेब। ठीक है, हम्म। अब टिकटॉक का पाकिस्तान में, और अब फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, टिकटॉक वर्सेस फेसबुक की क्या मैकेनिज्म है। टिकटॉक आपको पहले दिन से ऐड जैसे लाइव किया, आपको उसी टाइम उसने रीच देना शुरू कर दी आपके पास। एकदम से पीक आ जाएगी, एकदम से ट्रैफिक का लोड आ जाएगा, ऑर्डर्स का लोड आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एकदम डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप नया ऐड नहीं चलाते हो, नया क्रिएटिव नहीं चलाते हो, नए पैसे नहीं लगाते हो। फेसबुक समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फेसबुक टाइम लेता है। फेसबुक आपके ऐड को समझने में 2 से 3 महीने खा जाएगा, बट वो एक स्टेबल बिजनेस है। फेसबुक का एक स्टेबल एड स्ट्रक्चर है। ठीक है, टिकटॉक क्या करेगा? टिकटॉक आंखें बंद करके जो यूजर ऑनलाइन है उसको ऐड दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्ट में फेसबुक भी यही करता था। ठीक है, जिसने भी मुंह खोला, आंखें खोली और फौरन मोबाइल ऑन किया, टक उसको ऐड नजर आ गया। ठीक है, बट जिस तरह से उनका सिस्टम मेच्योर होता रहा, जिस तरह से ऑडियंस डेवलप होती रही, जिस तरीके कार से एडवर्टाइजर्स बढ़ते गए, देन फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम्स को सेट करना शुरू कर दिया, अपनी मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि यार इस बंदे को ऐसे मुंह उठा के ऐड नहीं दिखाओ। हर ऐड दिखाने वाले के पीछे फेसबुक एक अपनी साइंस रन कर रहा है। ठीक है, अपने एल्गोरिदम की वर्किंग कर रहा है और फिर उसको ऐड दिखा रहा है। तो मेरा जो मशवरा ये है कि आप दोनों चीज़ें पैरेलल पे स्टार्ट करो। ठीक है, बट अपने बजट्स को एलोकेट करो। अभी मैं जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 20% बजट टिकटॉक के लिए होता है। और टिकटॉक से मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए। मैं वहाँ से बल्क में ट्रैफिक लेके आता हूँ, और फिर उस ट्रैफिक को, उस पेज व्यूज को, उस एड टू कार्ट को मैं ये कंटेंट व्यू को मैं रीटारगेट कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, ऑर्डर्स मैं फेसबुक से उठा रहा हूँ। ठीक है, मेरा 60% फेसबुक के ऊपर बजट स्पेंड होता है, मेरा 20% गूगल के ऊपर है, और 20% टिकटॉक के ऊपर है। तो ये एलोकेशन है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाउ वी कैन मेजर हाई क्वालिटी रेलिवेंट लीड थ्रू फेसबुक। वहाब साहब, आप अपनी लीड्स की क्वालिटी को हाई करने के लिए कुछ बैरियर ऐड करते हो फेसबुक लीड फॉर्म में। वो बैरियर्स क्या हैं कि आप उनसे डिफरेंट सवाल पूछते हो। ठीक है,
जितना लंबा आपका फॉर्म होगा, ठीक है, उतनी ही आपके पास ऑडियंस फिल्टर होके आएगी। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक मैं यूएसए के ब्रांड के लिए एडवर्टाइज कर रहा था, तो मैंने दो किस्म के लीड फॉर्म बनाए। एक लीड फॉर्म में तकरीबन 26 सवाल थे और एक में सिर्फ 4 से 5 सवाल थे। ठीक है। आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, बस ये 4 सवाल थे। एक में तकरीबन 26 सवाल थे। आप क्या करते हो, कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कितने अम्मी अबू हैं, कितने बहन भाई हैं, कितना पैसा है आपके पास, कितना स्टाफ है, ऑफिस अपना है कि रेंट के ऊपर है, कब से बिजनेस कर रहे हो, मंथली टर्नओवर कितना है। ठीक है। तो उनसे 26-27 सवाल पूछे। अब जो 26 सवाल वाला एड था, उस पे पर लीड मुझे तकरीबन को 180-190 डॉलर की पड़ रही थी। जो 4 सवालों वाला था वो मुझे 15-16 डॉलर में एक लीड पड़ रही थी। जब महीने बाद कैलकुलेशन निकाली तो जितना मेरा वो 4 सवालों वाला था ना, उसमें वो 80% फेक लीड्स थी। ठीक है। उन कस्टमर को कॉल किया, उन्होंने बोला यार हमें नहीं पता हमारा लीड फॉर्म कब फिल हुआ, हमने कोई लीड फॉर्म फिल नहीं किया। 26 सवालों वाले में किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि यार नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, या मुझे पता ही नहीं है फॉर्म कब फिल हुआ। वो 99% एग्री था हमारी उस सर्विस के अंदर जो कि हम उसको बेचने के लिए फॉर्म फिल करवा रहे थे। ठीक है। को किसी ने अपना टाइम स्पेंड किया, आधा पौना घंटा लगाया 27-28 26 सवालों का जवाब देते हुए। ठीक है। तो उसने अपना इंटरेस्ट शो किया, वो 100% उस वहाँ से लीड कंफर्मेशन हुई। ठीक है। दूसरे वाला था, जब उसकी हमने फेक लीड्स निकाली और उसके ऊपर कैलकुलेशन की, तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है। वो दिखने में हमें नंबर ऑफ लीड्स ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बट जब उसकी वर्किंग पे जाते हैं तो वो लीड क्वालिटी और वो सब चीज़ें करके जो उसमें से रेलिवेंट लीड्स निकलती हैं, उसको टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो वही कॉस्ट, ऑलमोस्ट वही कॉस्ट थी जो कि हमें इतने सवाल पूछने के बाद जो कॉस्ट पड़ रही थी। ठीक है। तो लीड फॉर्म में तो मेरा आपके साथ सिंपल इस चीज़ के ऊपर मतलब टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ अपने लीड फॉर्म में। ठीक है। ताकि आपके पास वो ऑडियंस सिर्फ आए जो कि वाकई में इंटरेस्टेड है। और आप जितना पैसा लीड फॉर्म फिल करने में लगा रहे हो, उससे 3 गुना पैसा आप उस ऑडियंस को सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस करो। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हम जो लीड फॉर्म भरवा रहे हैं ना, जिनको लीड फॉर्म का ऐड नज़र आ रहा है, तो पहले उनको हमारी ब्रांड अवेयरनेस के ऐड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उनको हमारी वेबसाइट ट्रैफिक के ऐड नज़र आ रहे हैं। फिर हमने उस ऑडियंस को बिल्ड किया कि लेट्स सपोज मेरे पास पेज व्यू में या मेरे पिक्सल में कम से कम 5 मिलियन की ऑडियंस आए, 50 लाख बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करे या मेरे ऐड को देखे या मेरी रीच इतनी हो, फिर उसी 50 लाख बंदे को मैं रीटारगेट करके अपना लीड फॉर्म दिखाऊं। ठीक है। अब उसमें से भी कुछ लोग फॉर्म फिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब वो जो बंदा फॉर्म फिल करेगा ना, वो हमारे ब्रांड के साथ बिल्कुल अनअवेयर नहीं होगा, उसने हमारा ऐड देखा हुआ है, वेबसाइट देखी हुई है, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ अटैच है या हमारे साथ उसी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ब्रांड बिल्डिंग आपकी वीडियो के थ्रू हो सकती है, आपकी कंटेंट के थ्रू हो सकती है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के थ्रू हो सकती है। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है कि यार उसको कहीं ना कहीं से अवेयरनेस मिले। ठीक है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यार टीवी में ऐड चल रहा है, रेडियो में चल रहा है, अखबार में आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, हर जगह पे मैं अपने कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ। ये ब्रांड अवेयरनेस है। ठीक है। चलें, बाकी क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह कल। और कल हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा ना, वो सवाल जवाब के ऊपर ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्किंग में घुसेंगे, तो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।